मानव शरीर के तंत्र। मानव शरीर में लौह पुंज किस्में होते हैं। रक्त वह तरल पदार्थ है जो हमारी वाहिनियों में प्रवाहित होता है। मानव रक्त में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। इसके रासायनिक संयोजन में ग्लोबिन प्रोटीन हीम नामक लाल रंग के पदार्थ से जुड़ा रहता है। रक्त का लाल रंग इसी हीम के कारण होता है। हीम की वलय में लौह केंद्रीय भाग होता है, अतः विकल्प बी सही है। मानव शरीर के हृदय तथा परिचलन तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजनित रुधिर बहता है? महाशिरा में। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी धमनी है जो बाएं नीले से शुद्ध रक्त शरीर में पहुंचती है। फुफ्फुसीय शिरा शुद्ध रक्त फेफड़ों से बाएं आलिंद में पहुंचती है। बाएं आलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है। महाशिरा हृदय के दाहिने भाग को ऑक्सीजन की कमी वाले रक्त की आपूर्ति करता है। हार्मोन प्रकार्य कौन सा सही है? तो एल्डोस्टेरोन का लवक धारक हार्मोन होगा और एस्ट्रोजन का स्त्रियों के गौण लैंगिक लक्षण को बनाए रखना और मेलाटोनिन का सर्केडियन लय को नियंत्रित रखना और प्रोजेस्टेरोन का गर्भ का संधारण। अधिवृक्क ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग से एल्डोस्टेरोन हार्मोन का स्रवण होता है। लवण धारक यह हार्मोन रक्त दबाव को विनियमित करने की शारीरिक शक्ति को प्रभावित करता है। एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन कहलाता है क्योंकि यह मादा के गौण लैंगिक लक्षणों तथा सहायक जननांगों के विकास को प्रेरित करता है। पीनियल ग्रंथि से स्रावित मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य त्वचा वर्णक मेलानिन के संश्लेषण को विनियमित करना, सोने और जागने के चक्र तथा शरीर की जैविक लय को बनाए रखना होता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रवण कार्पस लुटियम में से होता है। यह हार्मोन गर्भधारण के लिए आवश्यक अनेक लक्षणों के विकास को प्रेरित करता है। कोशिका का प्रकार। लाल रक्त कोशिका रक्त का थक्का बनने में सहायता। श्वेत रक्त कोशिका संक्रमण से संघर्ष। पट्टिकाडु विलयित पदार्थों का वाहक। प्लाज्मा ऑक्सीजन का परिवहन। इसमें सी सही है। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसीज गोलाकार कोशिकाएं होती हैं जिनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। ये ऑक्सीजन का वहन का कार्य करती हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाएं डब्ल्यूबीसीज अनियमित आकार की कोशिकाएं होती हैं जो संक्रमण से शरीर की रक्षा करती हैं। मोनोसाइट या केंद्रकाणु सबसे बड़ा श्वेत रक्त कण है। प्लेटलेट्स पट्टिकाणु सूक्ष्म एवं रंगहीन होती है
जो रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होती है। मानव के कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा लगभग 55% होता है। यह रंगहीन तरल है। इसका अधिकाधिक भाग लगभग 90% जल होता है। इसमें अनेक प्रोटीन पाए जाते हैं। यह CO2 हार्मोन्स पर एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करता है। ग्लोब्यूलिन, एल्ब्यूमिन एवं फाइब्रिनोजन यकृत में बनने वाला प्लाज्मा प्रोटीन है। तब विकल्प सी सही है। रक्त के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है। रक्त कोशिकाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। ये केंद्रक विहीन होती हैं। इनका जीवन काल लगभग 120 दिनों का होता है। श्वेत रक्त कोशिकाएं WBCs केंद्रक युक्त ये कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। ये रक्त कोशिकाएं सबसे बड़ी होती हैं, किंतु इनकी संख्या लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। इनका जीवन काल 10 से 13 दिनों का होता है। पट्टिकाणु या प्लेटलेट्स ये केंद्रक विहीन होती हैं। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण में शरीर की रक्षा में सहायक होती है। प्लेटलेट्स की संख्या श्वेत रक्त कोशिकाओं से अधिक किंतु लाल रक्त कोशिकाओं से कम होती है। पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजों द्वारा होता है। आमाशय में उपस्थित गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन कर उसे ट्राइग्लिसराइड में बदल देता है, इसलिए सी सही है। अग्नाशय द्वारा ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव किया जाता है, जो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम उपस्थित होता है, जो भोजन के स्टार्च को डाइसेकेराइड माल्टोस में तोड़ देता है। एवाइलेज एंजाइम अग्नाशय एवं लार ग्रंथियों से स्रावित होता है, जो स्टार्च को अपघटित कर माल्टोज में परिवर्तित कर देता है, जो बाद में ग्लूकोज अणुओं में विघटित हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है जो मानव शरीर में उत्पादित होता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। इस ग्रंथि का अंतःस्रावी भाग लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाओं से बना होता है, जिसमें अल्फा बीटा डेल्टा एवं एक कोशिकाएं होती हैं, MF कोशिकाएं होती हैं। बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है, जिसमें जस्ता धातु उपस्थित होती है। इंसुलिन का मुख्य कार्य रक्त के अतिरिक्त शुगर को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना है। यह ग्लाइकोजन यकृत में संचित रहती है। शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है। अग्नाशय का ग्लूकोगान होगा। पीयूष ग्रंथि का ऑटू ग्रंथि होगा। अधिवृक्क का कार्टिसोल और वृक्क का विटामिन डी। अग्नाशय यू आकार की ग्रहणी के बीच स्थित एक लंबी ग्रंथि है, जो बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ही ग्रंथियों की तरह कार्य करती है। बहिस्रावी भाग में क्षारीय अग्नाशय रस निकलता है, जिसमें एंजाइम होते हैं, और अंतःस्रावी भाग से इंसुलिन और ग्लूकोगान नामक हार्मोन का स्राव होता है।
पीयूष ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यह वृद्धि हार्मोन सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन का स्रावन करती है। ऑटो ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन की उपस्थिति में वृद्धि हार्मोन अधिक प्रभावी होता है। अधिवृक्क ग्रंथियां दोनों किडनियों के ऊपरी सिरे पर स्थित होती हैं। अधिवृक्क ग्रंथि का बाहरी भाग एड्रीनल कार्टेक्स होता है, जिससे कार्टिसोल हार्मोन स्रावित होता है। यह हार्मोन तनाव के समय स्रावित होता है तथा विषम परिस्थितियों में लड़ने या पलायन करने से संबंधित निर्णयों में मदद करता है। मनुष्य में वृक्क सेम के बीज की आकृति के गहरे भूरे लाल रंग के होते हैं। यह विटामिन डी को शरीर के लिए उपयोगात्मक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रुधिर वर्ग ए वाला कोई व्यक्ति रुधिर वर्ग ए तथा रुधिर वर्ग ए बी वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ए बी वाला एक व्यक्ति रुधिर वर्ग ए बी और ए बी अथवा ओ वाले व्यक्तियों को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी अन्य रुधिर वाले व्यक्ति को रुधिर दान कर सकता है। रुधिर वर्ग ओ वाला व्यक्ति किसी भी रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति से रुधिर ले सकता है। तो पहला और तीसरा सही है, बाकी सब गलत है। सर्वप्रथम कार्ल लैंडस्टीनर ने ज्ञात किया है कि सभी मनुष्यों में रुधिर एक समान नहीं होता है। ग्लाइकोप्रोटीनों की उपस्थिति के आधार पर मनुष्य में 4 रुधिर वर्ग पाए जाते हैं, ए बी व ओ। रुधिर वर्ग ए किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है? एक जो है ए तथा ए बी को। किस वर्ग को से रुधिर ग्रहण किया जा सकता है? ओ से तथा ए से। बी तथा ए बी को दिया जा सकता है और ओ बी से लिया जा सकता है। ए बी सार्वत्रिक ग्राही। ए बी किस वर्ग को रुधिर दिया जा सकता है? ए बी को, और लिया जा सकता है ओ ए बी तथा ए बी से। और ओ सार्वत्रिक दाता ये सबको दे सकता है, ए बी और ए बी तथा ओ को। और किस वर्ग से ले सकता है? केवल ओ से। अतः 1 व 3 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूत्र निराकरण का सही मार्ग है? वृक्क गवीनी मूत्राशय पहला ही सही है। वृक्क गवीनी मूत्राशय और मूत्रमार्ग। मानव के उत्सर्जित तंत्र का मुख्य कार्य अपशिष्ट को शरीर से बाहर निकालना है। मनुष्य के उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, फेफड़े, त्वचा, यकृत व बड़ी आंत आदि अंग आते हैं। मनुष्य में मूत्राशय तंत्र प्रारंभ क्रम में एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, गवीनी, एक मूत्राशय और एक मूत्रमार्ग का बना होता है, इसलिए पहला सही है। मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहिका से। मनुष्य के पाचन तंत्र में सम्मिलित अंगों को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है, एक आहार नाल एवं सहायक पाचक ग्रंथियां। तो आहार नाल एक लंबी व सतत नलिका है जो मुख से गुदा तक फैली होती है। मनुष्य की आहार नाल लगभग 30 फीट लंबी होती है, जो निम्न भागों में बटी रहती है: मुख्य गुहा, ग्रास नली, आमाशय, आंत, छोटी आंत व बड़ी आंत।
मुख गुहा आहार नाल का पहला भाग होता है। मनुष्य में पाचन का प्रारंभ मुख गुहा से ही हो जाता है, जहाँ भोजन को लार की असहायता से मथा जाता है। भोजन में उपस्थित लगभग 30% स्टार्च का पाचन मुख गुहा में ही हो जाता है। सभी सही है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मज। मानव में निषेचन की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी में संपन्न होती है। इसमें नर युग्मक शुक्राणु एवं मादा युग्मक अंडाणु में निषेचन क्रिया के फलस्वरूप युग्मज का निर्माण होती है, जो द्विगुणित होता है। यह युग्मज विकास का शिशु का निर्माण करता है। लसिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लसिका कोशिकाओं में से रक्त के स्राव के कारण बनती हैं, ये पहला ही सही है। लसिका रुधिर वाहिनियों तथा ऊतकों के मध्य खाली स्थानों में एक रंगहीन स्वच्छ तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। रुधिर प्लाज्मा रुधिर कोशिकाओं की पतली दीवार से छनकर ऊतक कोशिकाओं के संपर्क में आ जाता है। इसे छने हुए द्रव को लसिका या ऊतक द्रव कहते हैं। लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसीज नहीं पाई जाती हैं, इसलिए जो है कथन ए एवं बी सही नहीं है। यह कोशिकाएं अच्छा कौन सही नहीं है पूछ रहा था। ये कथन ए सही है और कथन बी सही नहीं है। यह कोशिकाओं तक पोषक तत्वों, गैसों, हार्मोन्स तथा एंजाइम्स आदि को पहुंचाने का कार्य करता है, इसलिए कथन डी जो है सही नहीं है। हृदय द्वारा लसिका परिसंचरित नहीं की जाती है, इसलिए सी सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यकृत का कार्य नहीं है? खाद्य का और अजीर्ण आहार में से जल खाद्य का और अहीर आहार में से जल के अधिक का अवशोषण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं: ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में संचित करना, बाइल जूस एवं यूरिया का संश्लेषण, कार्बनिक पदार्थों का संग्रह, एंजाइमों का श्रवण, हेपरिन का श्रवण, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए आयरन को स्टोर करना। बड़ी आंत कोई एंजाइम का स्राव नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। यहाँ जल एवं कुछ खनिजों का अवशोषण होता है, इसलिए डी जो है यकृत का कार्य नहीं है, डी सही है। निम्नलिखित सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्री जनन तंत्र का भाग नहीं है? मूत्रमार्ग, फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय ग्रीवा, योनि आदि स्त्री जनन तंत्र का भाग है। मनुष्य में मूत्राशय तंत्र एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्र नलिका, एक मूत्राशय और मूत्रमार्ग का बना होता है, अतः मूत्रमार्ग उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। एक विशिष्ट हार्मोन को जिसकी कमी से गलगंड यानी कि गाइटर रोग हो सकता है, संश्लेषित करने के लिए किस अंतःस्रावी एंडोक्राइन ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है? आउटू ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। आउटू ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है।
यह शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। मुख्य कोशिकाएं दो हार्मोन दो थायरोनिन तथा ट्राईआइडोथायरोनिन का स्रवण करती है। थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल होता है जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित तथा शरीर का विकास करना है। थायरॉक्सिन के अल्प स्राव से घेंघा या गलगंड रोग हो जाता है। इसमें गर्दन में उपस्थित थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। रक्त में बिम्बाणु किसके लिए आवश्यक होते हैं? रक्त का थक्का बनने की शुरुआत करना। रक्त में पाई जाने वाली प्लेटलेट्स यानी बिम्बाणु सूक्ष्म एवं रंगहीन होती हैं। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता। ये रुधिर स्कंदन, रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की रक्षा में सहायक होते हैं। वृक्क यानी कि गुर्दा एक एंजाइम स्रावित करता है जो प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में परिवर्तित कर देता है। यह एंजाइम क्या है? रेनिन। वृक्क में पाई जाने वाली जक्स टाग्लोमर्यूलर कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रवण किया जाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदल देता है। रेनिन रक्त दाब को नियंत्रित करने का कार्य करता है। लाल कोशिकाओं आरबीसीज में न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जलिका नहीं होती है। लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज को एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं जो कशेरुकियों के रुधिर में पाई जाती है। मनुष्य में इनमें केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया और अंतःप्रद्रव्य जलिका नहीं पाई जाती है। पुरुष में इनकी औसत संख्या 4.6 से 6 मिलियन मिमी और महिला में 4.2 से 5 मिलियन मिमी होती है। यह शरीर में गैसों के परिवहन का कार्य करती है। मानव नेत्रों में वर्ण दर्शन किन प्रकाशग्राही कोशिकाओं का प्रकार है? शंकुकोष। मानव नेत्र में रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा बना होता है। इन तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को वृक्क तंत्रिकाओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ये तंत्रिका दो प्रकार की होती हैं। एक शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं तथा रंग वर्णों की सूचनाएं भेजते हैं, इसलिए भी सही है। शलाकाएं मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। मेलानिन एक प्राकृतिक वर्णक है जो मानव त्वचा, बाल और परिचारिका को रंग प्रदान करता है। यह किससे सुरक्षा प्रदान करता है? पराबैंगनी विकिरण से और रक्त विकिरण पराबैंगनी विकिरण से। मेलानिन एक वर्णक होता है जो त्वचा, आँख, बाल, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आदि में पाया जाता है एवं इसके रंग को निर्धारित करता है। मेलानिन जितना अधिक होता है, आँख, बाल, त्वचा आदि का रंग उतना ही गहरा होता है। यह सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होता है। बढ़े हुए सीरम यूरिक अम्ल स्तर के कारण गाउटी अर्थराइटिस से ग्रसित रोगियों को निम्नलिखित खाद्य घटकों में से किस एक का अंतर्ग्रहण न्यूनतम रखना चाहिए? न्यूक्लिक अम्ल का। गाउटी अर्थराइटिस जोड़ों से संबंधित अर्थराइटिस का एक जटिल रूप है जिसमें अचानक से जोड़ों में तेज दर्द, सूजन आ जाती है और त्वचा लाल हो जाती है। सामान्यतः इसमें पैर के अंगूठे में दर्द और सूजन आ जाती है। बढ़े हुए यूरिक अम्ल स्तर के कारण इसके रोगियों को न्यूक्लिक अम्ल के खाद्य घटकों को अंतर्ग्रहण न्यूनतम कर देना चाहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मानव नेत्र अपसारी लेंस से युक्त एक अपवर्तन निकाय है, यही सही नहीं है, बाकी सब सही है। मानव में नेत्र की आकृति लगभग गोलाकार है। इसके पारदर्शी भाग को कार्निया कहते हैं। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की संरचना होती है जिसे परितारिका कहते हैं। परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें स्थित पुतली के पीछे एक उत्तल लेंस होता है जो प्रकाश को आँखों के पीछे रेटिना पर फोकस करता है। निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता है? तो बोमन संपुट। मनुष्य का श्वसन तंत्र निम्नलिखित अंगों में से मिलकर बना होता है: नाक, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, फेफड़े। इनके अतिरिक्त ब्रोंकी, श्वसनी एवं ब्रोंकियोल्स, डायफ्राम व इंटरकोस्टल पेशियां भी श्वसन में सहायता करती हैं। डायफ्राम की उपस्थिति स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण होता है। बोमन संपुट उत्सर्जन तंत्र का भाग होता है। बोमन संपुट से निस्पंदित द्रव लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनरावशोषण होता है तथा वृक्कीय शिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। यदि किसी अज्ञात दुर्घटना के कारण एक व्यक्ति के पेट की भित्तियों की अम्ल स्रावी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो निम्नलिखित में से कौन से एक जैव अणु का पाचन सबसे अधिक मात्रा में प्रभावित होगा? तो केवल प्रोटीन का। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। इसमें जठर ग्रंथियां जठर रस का स्रावण करती हैं जो अत्यधिक अम्लीय pH मान 1.8 होता है। जठर रस के अंतर्गत पेप्सिन, रेनिन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एवं म्यूकस आते हैं। HCl की उपस्थिति में पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है एवं प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ देता है। HCl की उपस्थिति में निष्क्रिय प्रोरेनिन सक्रिय रेनिन में परिवर्तित हो जाता है। यह रेनिन दूध में उपस्थित कैसिनोजन प्रोटीन को कैसीन में बदल देता है। इसलिए अम्ल स्रावी कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त होने पर सबसे अधिक प्रोटीन का पाचन प्रभावित होगा, इसलिए ये सही है। आमाशय से बाहर आने वाले अम्लीय अर्धपाचित खाद्य का उदासीनीकरण किसके द्वारा किया जाता है? पित्त रस द्वारा। आमाशय प्रोटीन पाचन का प्रमुख स्थान होता है। आमाशय की भीतरी दीवार पर उपस्थित जठर ग्रंथियां जठर रस स्रावित करती हैं जो अत्यधिक अम्लीय होता है। आमाशय से बाहर आने वाले अर्धपाचित अम्लीय खाद्य का उदासीनीकरण पित्त रस द्वारा किया जाता है। पित्त रस गाढ़ा हरे पीले रंग का हल्का क्षारीय द्रव होता है जो यकृत द्वारा स्रावित होता है एवं पित्ताशय में संचित रहता है, अतः विकल्प डी सही है। फेफड़ों से ऑक्सीजनीकृत होकर लाल होकर रक्त कहाँ आता है? बायां अलिंद में। हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे तथा ऊपर को पाए जाते हैं जिन्हें अलिंद कहते हैं तथा 2 कक्ष अपेक्षाकृत बड़े होते हैं जिन्हें नीले कहते हैं। बाएं अलिंद में फेफड़ों से शुद्ध रक्त आकर बाएं नीले में जाता है। बाएं नीले में शुद्ध रक्त शरीर के सभी ऊतकों में पहुंचता है। हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आरबीसी का हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों वहन कर सकता है।
यही सही है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण ही रुधिर का रंग लाल होता है। इसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन का वहन करना होता है। इसके साथ ही यह कार्बन डाइऑक्साइड को भी फेफड़ों तक परिवहित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूरिया यकृत में उत्पन्न होता है। मनुष्य एवं सभी कशेरुकी प्राणियों में वृक्क के अलावा यकृत, त्वचा, फेफड़े आदि अंग भी उत्सर्जन में मदद करते हैं। यकृत विशेष एंजाइमों की सहायता से आवश्यकता से अधिक अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, जो अमोनिया से कम हानिकारक होता है, इसलिए ये सही है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के विषय में, यह हृदय की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम और ईसीजी हृदय की विद्युत सक्रियता का ग्राफीय चित्रण है। यह हृदय के धड़कने के कारण पैदा हुए विद्युत कंपनियों का ग्राफ बनाने की विधि है। हृदय की सभी क्रियाएं विद्युत कंपनियों द्वारा ही संचालित होती हैं। हृदय की कंपनियों के भिन्न भिन्न आरेखों को मशीन द्वारा रिकॉर्ड कर इसकी ग्राफ बना लिया जाता है। यह हृदय की गतिविधियों के बारे में सूचित करता है। एक विवाहित दंपति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपति में एक का रक्त वर्ग AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीसरे पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है। गोद लिए गए पुत्र का रक्त वर्ग कौन सा है? O पॉजिटिव। O पॉजिटिव। यदि माता का रुधिर वर्ग AB पॉजिटिव है तो माता का जीनोटाइप भी A और B होगा, जहाँ A और B क्रमशः A एवं B के लिए हैं। यदि माता का रुधिर वर्ग O निगेटिव है तो पिता का जीनोटाइप O के लिए होगा। अतः यदि माता और पिता का रुधिर वर्ग क्रमशः AB पॉजिटिव तथा O निगेटिव है तो इनके द्वारा उत्पन्न संतानों का रुधिर वर्ग क्रमशः A तथा B होगा। इनके जैविक पुत्रों का रक्त वर्ग O तथा AB नहीं हो सकते हैं। अतः इस विवाहित दंपति द्वारा गोद ली गई संतान का रक्त वर्ग O+ यानी O पॉजिटिव होगा। संधि और विशेषता। धुराग्र संधि गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि बोलते हैं। और अचल संधि गति न करने वाली संधि अचल संधि। कंदुक खलिका संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करने वाली संधि। और हिंज संधि एक दिशा में गति करने वाली संधि। अस्थि एवं उपास्थि, अस्थि मतलब बोन, उपास्थि मतलब कार्टिलेज, मानव कंकाल बनाते हैं। कंकाल शरीर को आकृति देता है। यह चलने में सहायक है और आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है। मानव कंकाल खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियों, वक्ष की अस्थि, कंधे एवं श्रोणि, मेखला तथा हाथ पांव की अस्थियों से बनता है। मानव कंकाल में कई संधियां होती हैं। गर्दन और सिर को जोड़ने वाली संधि को धुराग्र संधि कहते हैं। धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अस्थियों के बीच की कुछ संधियां ऐसी भी है जो गति नहीं कर सकती।
हिल नहीं सकती, ये अचल संधि कहलाती हैं। ऊपरी जबड़े एवं कपाल की मध्य अचल संधि है। कंदुक खल्लिका संधि, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंधे और कूल्हे की संधियाँ होती हैं। ये सभी दिशाओं में गति करती हैं। हिज संधि कोहनी और घुटने की संधियों में होती हैं। ये एक ही दिशा में गति प्रदान करती हैं। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों के जितने कठोर नहीं हैं, हड्डियों जितने कठोर नहीं हैं। इन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें उपास्थि कहते हैं। उदाहरण के लिए कान का अस्थि। शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। मानव शरीर की पेशियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती है। पेशियों के जोड़े के एक साथ सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं। तो दूसरा गलत है, पहला सही है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। पेशियों के जोड़े के एकांतर क्रम में सिकुड़ने एवं फैलने से अस्थियां गति करती हैं, न कि एक साथ सिकुड़ने व फैलने से। इसलिए दूसरा गलत है। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खिंच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति प्रदान करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पाचन तंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाचक रस सरल पदार्थों को जटिल बनाता है, जो पाचन में सहायक है। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबंधित ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं। इसलिए केवल पहला ही सही है, दूसरा गलत है। पाचक रस जटिल पदार्थों को सरल बनाता है। आहार नाल एवं संबद्ध ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती हैं। आमाशय की आंतरिक भित्ति, क्षुद्रांत्र तथा आहार नाल से संबद्ध ग्रंथियां पाचक रस स्रावित करती हैं, जो पाचन में सहायक होते हैं। रूमिनेंट अथवा रोगमंथी जंतुओं के संदर्भ में, रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन हो जाता है। बाद में जंतु इसे छोटे छोटे पिंडकों के रूप में मुख में लाता है तथा इसे चबाता है। इसे रोमंथन, जुगाली करना कहते हैं। तीनों सही है। घास खाने वाले जंतु वास्तव में पहले घास को जल्दी जल्दी निकलकर आमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। यह भाग रूमेन यानी प्रथम आमाशय कहलाता है। रूमिनेंट में आमाशय 4 भागों में बंटा होता है। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है, जिसे जुगाल कहते हैं, परंतु बाद में जंतु इसको छोटे छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है, जिसे वह चबाता रहता है। इस प्रक्रम को रोमंथन यानी जुगाली करना कहते हैं तथा ऐसे जंतु रूमिनेंट अथवा रोमंथी कहलाते हैं। घास में सेलुलोज की प्रचुर मात्रा होती है
जो एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अनेक जंतु एवं मानव सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाते। इसी कारण ये घास नहीं खा सकते। रूमिनेंट में क्षुद्रांत्र एवं बहिर्दांत्र के बीच एक थैलीनुमा बड़ी संरचना होती है जिसे अच्छनाल कहते हैं। भोजन के सेलुलोज का पाचन यहाँ पर कुछ जीवाणुओं द्वारा किया जाता है जो मनुष्य के आहार नाल में अनुपस्थित होता है। अंग और विशेषता। आमाशय का अम्ल का निर्मोचन। छोटी आंत पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं में अवशोषण और बड़ी आंत का जल अवशोषण और यकृत का शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो सही बात है। आमाशय का आंतरिक स्तर यानी सतह श्लेष्मल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। श्लेष्मल आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा प्रदान करता है। अम्ल अनेक ऐसे जीवाणुओं को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां तक पहुंच जाते हैं साथ ही यह माध्यम को अम्लीय बनाता है जिससे पाचक रसों को क्रिया करने में सहायता मिलती है। पाचक रस जठर रस प्रोटीन को सरल पदार्थों में विघटित कर देता है। पचा हुआ भोजन अवशोषित होकर क्षुद्रांत्र की भित्ति में स्थिर रुधिर वाहिकाओं में चला जाता है। इस प्रक्रम को अवशोषण कहते हैं। जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस का स्रवण करती है। पित्त रस वसा की पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पाचन क्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे कि ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है। वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। तो सभी कथन सत्य हैं। छोटी आंत में पाचन का एक महत्वपूर्ण चरण है। यह यकृत एवं अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। इसके अतिरिक्त उनकी भित्ति से भी कुछ रस स्रावित होते हैं। अग्नाशय से अग्नाशय रस निकलता है जो कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है तथा इनको सरल रूप में परिवर्तित कर देता है। आंशिक रूप से बचा भोजन छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण करता है। इस प्रक्रिया में कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा जैसे ग्लूकोज में वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अंतः श्वसित वायु तथा उच्छ्वासित वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है? 21% तथा 16.4%। हम जिस वायु का अंतः श्वसन तथा उच्छ्वसन करते हैं वह गैसों का मिश्रण होती है। अंतः श्वसित वायु में 21% ऑक्सीजन तथा 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जबकि उच्छ्वसित वायु में 16.4% ऑक्सीजन तथा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है।